साल था 1985। मार्च का महीना था। तब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। प्रदेश की कुल 425 विधानसभा सीटों में से गोरखपुर की एक सीट चिल्लू पार पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि वहां से एक ऐसा शख्स चुनाव लड़ रहा था जो जेल में बंद था। उस पर हत्या की साजिश, किडनैपिंग, लूट और रंगदारी जैसे कई गंभीर केस दर्ज थे। वो महाराजगंज से 1984 का लोकसभा चुनाव लड़कर हार चुका था और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासपा के तहत जेल में बंद था। जब नतीजे आए तो पता चला कि 52 साल की उस शख्स ने गोरखपुर में कांग्रेस के कद्दावर उम्मीदवार मार्कंडे चंद्र को करीब 22,000 वोटों से मात दे दी। उस शख्स का नाम था हरिशंकर तिवारी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में पहली बार माफिया जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए पहली बार उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट लाया गया और जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार जेल में रहते हुए चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। आज कहानी हरिशंकर तिवारी की, जिन्होंने चिल्लू पार से विधायक बनकर अपराध और राजनीति का ऐसा कॉकटेल तैयार किया कि उसकी कोई दूसरे निशान मौजूद नहीं। 70 के दशक में पूरे गोरखपुर की राजनीति के केंद्र में सिर्फ एक जाति का वर्चस्व था, राजपूतों का। और गोरखपुर की राजनीति का केंद्र था गोरखपीठ, जिसे राजपूतों का खुला समर्थन था। लेकिन मठ का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पुराना रिश्ता था और विचारधारा भी मिलती जुलती थी। और यह बात कांग्रेस को खलती थी, क्योंकि केंद्र हो या राज्य, सरकार तो कांग्रेस की ही थी। ये वो दौर था जब गोरखपुर विश्वविद्यालय पूर्वांचल में पढ़ाई के सबसे बड़े केंद्रों में से एक था। लेकिन वहां भी राजपूतों का ही वर्चस्व था, जिसके नेता हुआ करते थे रविंद्र सिंह। वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन गए तो फिर पूरे शहर पर राजपूतों का एक छत्र राज हो गया। इसी दौर में ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हरिशंकर तिवारी भी गोरखपुर में मौजूद थे, जो किराए पर कमरा लेकर रहते थे। ठाकुरों के विरोधी ब्राह्मणों को लामबंद कर वो उनकी राजनीति कर रहे थे। ठेके पट्टे से लेकर आपसी लड़ाई झगड़े भी सुलझाने लगे। प्रशासन उनकी मदद कर रहा था, क्योंकि कांग्रेस सरकार चाहती थी कि गोरखपुर मठ और राजपूत दोनों का प्रभाव कम से कम किया जा सके। यहीं से गोरखपुर में शुरू हो गया ब्राह्मण बनाम राजपूत की लड़ाई, जिसने गैंग वॉर का रूप धारण कर लिया। ब्राह्मणों की ओर से अकेले हरिशंकर तिवारी ने मोर्चा संभाल रखा था, तो ठाकुरों के ओर से रविंद्र सिंह को एक और शख्स का साथ मिल गया था, जिसका नाम था वीरेंद्र प्रताप शाही। रविंद्र सिंह विधायक भी बन गए, लेकिन 1978 में राजधानी लखनऊ में उनकी हत्या होती है, तो राजपूतों का सारा दारोमदार आ गया वीरेंद्र प्रताप शाही पर। अब वही ठाकुरों के सबसे बड़े नेता थे। ऐसे में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की लड़ाई बढ़ती गई। हर रोज गैंगवार होने लगा, हर रोज हत्याएं होने लगी, हर रोज ठेके पट्टे के लिए सरेआम गोलियां चलने लगी। और फिर शहर में हरिशंकर तिवारी बनाम वीरेंद्र शाही की लड़ाई को नाम दे दिया हाता बनाम शक्ति सदन। हरिशंकर तिवारी किराए का कमरा छोड़कर बड़े घर में रहने लगे थे, क्योंकि दरबार सजाने के लिए बड़ी जगह चाहिए थी। उनके घर को हाता कहा जाता और आज भी कहा जाता है। वहीं वीरेंद्र शाही के घर को कहा जाता था शक्ति सदन। तो दोनों की लड़ाई शक्ति सदन बनाम हाता की हो गई और इसका अखाड़ा बना गोरखपुर का रेल, क्योंकि दोनों को पैसे चाहिए थे और पैसे मिलने थे रेलवे के टेंडर से। इसके लिए दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोनों पर मुकदमे दर्ज हो गए और फिर हरिशंकर तिवारी को मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने रासपा के तहत जेल में डलवा दिया।
लेकिन हरिशंकर तिवारी नहीं रुके। 1985 में जेल से ही चुनाव लड़ा, निर्दलीय, और कांग्रेस नेता मार्कंडे चंद्र को 22,000 वोटों से हरा दिया। इसी बीच साल आया 1985। मुख्यमंत्री बने वीर बहादुर सिंह, रहने वाले इसी गोरखपुर के। तो सब जानते थे और सबको जानते थे, लिहाजा शक्ति स्वरूप अलग से गैंगस्टर एक्ट लेकर आए और हरिशंकर तिवारी पर भी लगा दिया। लेकिन हरिशंकर तिवारी अब विधायक थे, माननीय विधायक। तो उन्होंने पहला चुनाव जीतने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपराध के ऊपर राजनीति का मुलम्बा चढ़ाकर उन्होंने खुद को ऐसा पेश किया कि वो हर सरकार की जरूरत बनते चले गए। 1985 में कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव हराने वाले हरिशंकर तिवारी चंद दिनों में ही कांग्रेस के भी चहीते बन गए, क्योंकि उस वक्त पूरे देश में ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे थे पंडित कमलापति त्रिपाठी। हरिशंकर तिवारी ने गोरखपुर के बरहलगंज में ब्राह्मणों का एक कार्यक्रम आयोजित कराया और उसमें पंडित कमलापति त्रिपाठी को भी आमंत्रित किया। हरिशंकर तिवारी विधायक बन ही गए थे तो कमलापति त्रिपाठी आ गए। जाने लगे तो हरिशंकर तिवारी भी साथ हो गए और उन्हें छोड़कर लौटे तो पुलिस ने हरिशंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। लोगों को पता चला तो शहर में बवाल मच गया। पूरे शहर में जय जय शंकर, जय जय हरिशंकर, जय जय शंकर, जय हरिशंकर के नारे गूंजने लगे। खबर कमलापति त्रिपाठी तक भी पहुंच गई। उन्होंने मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से बात की और फिर हरिशंकर तिवारी रिहा हो गए। ब्राह्मणों में जो जगह कमलापति त्रिपाठी की थी, वैसी ही जगह अब हरिशंकर तिवारी की भी हो गई। तो कांग्रेस ने खुले दिल से हाथ बढ़ा दिया। 1989 में टिकट दे दिया विधानसभा का, वो फिर जीत गए और इतना जीते कि लगातार 2007 तक चिल्लू पार से विधायक बनते ही रहे। इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस से भी, नारायण दत्त तिवारी वाली कांग्रेस से भी और अपनी बनाई अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस से भी। इस बीच कई सरकारें आई और गई। तकरीबन हर सरकार में वो मंत्री बनते रहे, चाहे वो सरकार कल्याण सिंह की हो, चाहे राम प्रकाश गुप्ता की हो, चाहे राजनाथ सिंह की हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की हो और चाहे मायावती की हो। बीजेपी से लेकर सपा और बसपा, हर पार्टी की जरूरत बन गए थे हरिशंकर तिवारी। उनके इसी राजनीतिक रसूख ने उन्हें अपराधियों का भी चहीता बना दिया और दुश्मन भी। ऐसा ही एक दुश्मन था श्री प्रकाश शुक्ला, जो चिल्लू पार के ही नानखोर गांव का रहने वाला था। वो श्री प्रकाश शुक्ला जिसने हरिशंकर तिवारी के सबसे बड़े दुश्मन वीरेंद्र शाही को राजधानी लखनऊ में खुलेआम AK-47 से गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, यानी भूज दिया था। 1997 में इस हत्या के पीछे भी कहा गया था कि हाथ तो हरिशंकर तिवारी का ही है, लेकिन तब श्री प्रकाश शुक्ला ने हरिशंकर तिवारी को भी मारने की कसम खा ली, क्योंकि वो भी विधायक बनना चाहता था और उसी चुल्ली पार से विधायक बनना चाहता था जहां के निर्विवाद नेता हरिशंकर तिवारी थे। श्री प्रकाश शुक्ला के कहे में दम भी था, क्योंकि उसने वीरेंद्र शाही जैसे कद्दावर नेता की हत्या की थी। बिहार सरकार में मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद की भी की हत्या की थी, तो हरिशंकर तिवारी की भी हत्या कर सकता था। इसी बीच ये भी खबर आई कि श्री प्रकाश शुक्ला ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी मारने की भी सुपारी ले ली है 6 करोड़ में। फिर तो यूपी पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाया, STF, श्री प्रकाश शुक्ला का घेराव किया और 22 सितंबर 1998 को गाजियाबाद में उसका एनकाउंटर कर दिया। पूर्वांचल का वो उभरता सबसे खूंखार अपराधी पुलिस के हाथ मारा गया तो सबने चैन की सांस ली। उधर हरिशंकर तिवारी ने भी, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला ने 1993 में जब पहली हत्या की थी तो उससे आश्रय हरिशंकर तिवारी ने ही दिया था और बैंकॉक भागने में उसकी मदद भी की थी।
लेकिन वापसी के बाद शुक्ला को हरिशंकर तिवारी की सीट चाहिए थी और इसके लिए वो उनके खून का प्यासा बन गया। हरिशंकर तिवारी ने 2007 के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो विश्राम में चले गए। राजनीतिक विरासत उनके बेटों ने संभाली। एक बेटा सांसद बना, दूसरा विधायक। परिवार के और भी लोग राजनीति में हैं। हरिशंकर तिवारी अब नहीं है। 16 मई 2023 को उनका निधन हो गया। लेकिन राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा, क्योंकि पूर्वांचल के चाहे जितने भी माफिया हो, जीवित या मृत, उनके होने की वजह हरिशंकर तिवारी ही थे। 1993 में पहली हत्या के बाद अगर हरिशंकर तिवारी ने श्रीप्रकाश शुक्ला को बचाया न होता तो वो एक हत्या के बाद ही पकड़ा जाता। लेकिन उसने इतनी हत्याएं की कि गिनती ही नहीं है और आखिरकार 1998 में वो मारा गया। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषी बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी भी हरिशंकर तिवारी के हाथे से ही निकले हैं, जिन्होंने हरिशंकर तिवारी के धुर विरोधी वीरेंद्र शाही को महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट, जो अब नौतनवा है, उससे 1989 के विधानसभा चुनाव में ऐसी मात दी कि वीरेंद्र शाही को राजनीति से संन्यास लेना पड़ा और फिर 1997 में उनकी हत्या ही हो। और भी कई माफिया, चाहे ब्रजेश सिंह हो या फिर मुख्तार अंसारी, इनको बनाने में भी हरिशंकर तिवारी की ही भूमिका रही। वो कैसे, तो संक्षेप में उससे भी बता ही देते हैं। दरअसल हरिशंकर तिवारी के दो शार्प शूटर हुआ करते थे, लेकिन दोनों ही ठाकुर बिरादरी से थे, यानी राजपूत। नाम था साहेब सिंह और मटनू सिंह। वक्त के साथ दोनों अलग हो गए और दोनों में दुश्मनी भी हो गई, क्योंकि साहेब सिंह के एक नजदीकी त्रिभुवन सिंह के बड़े पिता के जमीन पर मटनू सिंह ने अपना कब्जा कर लिया था। साहेब सिंह ने इसका विरोध किया तो मटनू सिंह ने साहेब सिंह के खास रहे त्रिभुवन सिंह के 3 भाइयों और उनके पिता की हत्या कर दी। मुख्तार अंसारी के अपराध की शुरुआत इसी मटनू गैंग से हुई थी। वहीं ब्रजेश सिंह ने अपराध की शुरुआत साहेब सिंह गैंग से मिलकर की थी। लेकिन एक दिन गाजीपुर में ही मटनू सिंह की सरेआम हत्या कर दी गई। इल्जाम लगा साहेब सिंह पर और फिर मटनू सिंह के भाई साधु सिंह ने गैंग की कमान संभालकर ऐलान किया कि वो अपने भाई की हत्या का बदला जरूर लेगा। लेकिन 1999 में उसकी भी हत्या हो गई और तब उस गैंग की कमान संभाली मुख्तार अंसारी ने। वही मुख्तार अंसारी के गैंग संभालने के बाद साहेब सिंह की भी हत्या हो गई और तब उस गैंग की कमान संभाली ब्रजेश सिंह ने। और उसके बाद ब्रजेश सिंह मुख्तार अंसारी की अदावत में कैसे पूर्वांचल गोलियों से दहलता रहा और कैसे इन दोनों के बीच अपराध में राजनीति के कॉकटेल को मिलाकर पूरे पूर्वांचल की राजनीति का अपराधीकरण कर दिया, उसकी कहानी फिर कभी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप देखते रहिए क्राइम सिटीज।